प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक बेहतरीन सी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए साइंस का बुक लेकर आए, जिसमें हम लोग अध्याय 10 का जो है आपका ध्वनि, इस अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सटीक उत्तर आपको मिलेगा। आप लोग पूरे क्लास को जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला सवाल आपका यहाँ पे क्या है, एक में सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है। देखिए ऑप्शन में क्या है, केवल वायु या गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रवों में, ठोस द्रवों तथा गैसों में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, घ, ठोस द्रवों तथा गैस। यानी कि ध्वनि जो है वो सभी माध्यम में चलती है, तीनों माध्यम में, ठोस में भी, द्रव्य में भी, गैस में भी, तीनों में ध्वनि आसानी से संचारित यानी कि मतलब प्रवेश प्रवाह कर सकती है, यानी कि चल सकती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या है, निम्न में से किस वाद ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो देखिए किस वाद की ध्वनि की जो आवृत्ति है वह न्यूनतम होगी, यानी कम होगी, सबसे कम। पहला क्या है, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। आप लोग जानते हैं पुरुष का कम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आपका 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी यानी कि ट्रू तथा गलत कथनों के सामने एफ पर निशान लगाए। यानी आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, यानी कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। तो आप लोग लिखिएगा ट्रू, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ट्रू पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसकी आवृत्ति कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा ये गलत है, ठीक है ना, यानी कि फॉल्स। अगला देखिए, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो गलत है, ठीक है ना, मंद नहीं होती है, तो इसका फॉल्स मारिएगा। आगे, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू मारिए। आगे क्या है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तो क्या है, तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना, मारिएगा फॉल्स। आगे देखिए, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो ये भी आपका फॉल है, उसको संगीत नहीं कहेंगे, ठीक है ना, शोर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण आंशिक आंशिक श्रवण अवकता आशुकता उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपका क्या है, सही है, तो लिखिएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 4 में क्या है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, मतलब खाली जगह को भरना है। क्या है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को डैश कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। क्या, आवर्त काल, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। तो कंपन किस से, आयाम से। क्या भरिएगा आप लोग, आयाम, आयाम। आगे देखिए, आवृत्ति का मात्रक डैश है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्या, हर्ट्ज, यानी कि एच जेड, जिसको हम दर्शाते हैं एच जेड से। अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं, शोर कहते हैं, हम आपको ऊपर में बताए थे, शोर, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों को डैश से निर्धारित करते हैं। तो आवृत्ति से। क्या, आवृत्ति, आवृत्ति भर लीजिएगा। आगे देखिए, अब आपका 5 नंबर में क्या है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल, सबसे पहले आपको आवर्तकाल बताना है तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं आवर्तकाल बराबर क्या होता है, समय लगा यानी कि टाइम डिवाइडेड बाय दोलन की संख्या। तो चलिए हम दोनों को निकालते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे निकालिएगा, हम लोग लिख लिए आवर्तकाल बराबर समय बटा दोलन की संख्या, ठीक है ना। तो समय आप लोग का कितना दिया गया था, 4 सेकेंड, तो लिखिएगा 4, ठीक है ना, नीचे में बटा में 40 बार दोलन करता है, ठीक है। तो दोलन की संख्या कितना हो गया, 40, लिख दीजिए 40। अब इसको आप काट दीजिए, 1/10 आ जाएगा, यानी कि 0.1, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा है ना, 0.1 या फिर 1/10 आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्या था, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर होता है दोलन की संख्या बटा समय लगा। तो दोलन का कुल कितना संख्या था, 40 था,
और टाइम कितना लगा तो 4 सेकंड, तो 4 से आप इसमें भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला का 0.1, दूसरा का 10। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आप ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे आपका 6 नंबर क्या है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कंपन का आवर्त काल कितना, तो यहाँ पे भी आप लोग को आवर्त काल निकालना है, जिसका फार्मूला हम बता चुके हैं। क्या होता है, समय बटा दोलन की संख्या, तो कंपन की संख्या लिख लीजिएगा। फिर क्या है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्त काल निकालिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सवाल लिख लिए, इसका आवर्त काल बराबर लिखिएगा समय बटा दोलन की संख्या, या फिर वही फिर दोलन की संख्या, या फिर कंपन का जो कर रहा था, ठीक है ना। तो उस तरह से निकाल सकते हैं। बराबर लिखिएगा, समय कितना था 1 सेकंड, ठीक है ना। क्या करा, पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड, मतलब प्रति मतलब 1 सेकंड में 500 कंपन करता था, 1/500, ठीक है ना। इसको जब आप लोग काटेगा तो कितना आ जाएगा 0.002, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका 7 नंबर क्या है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं, इसमें कहता है उस भाग को आपको पहचानना है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कंपित होता है। तो आपके क्या है, ढोलक है, सितार है, बांसुरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख रहे हैं, सबसे पहले ढोलक में लिखिएगा, तो लिखिएगा ढोलक में तनिक झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है ना। क्या होता है, तनिक झिल्लियाँ होती है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। तो बोल रहा था जो ये तो वाद्य यंत्र दिए गए इसमें कौन सा ऐसा जो पात मतलब अंग है या फिर जो भी है वो ध्वनि उत्पन्न के लिए कंपित करता है, तो कौन सा, तनिक झिल्ली का ढोलक के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए अब अगला आपका क्या है, सितार है। लिखिएगा सितार में तनिक तार कंपन होने पर वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो सितार में क्या हो जाएगा, तनिक तार, ठीक है ना। अगला देखिए बांसुरी। बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभ का उपयोग करता है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपका 8 पे क्या है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, ठीक है ना। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, तो आपको सबसे पहले शोर और संगीत के बीच जो भी डिफरेंस है उसको बताना है। फिर क्या ये पूछ रहा है, क्या कभी जो संगीत है ये शोर में बदल सकता है, यानी कि शोर में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस लिख दिया, अंतर बोल रहा था सबसे पहले लिखने के लिए, तो हम लोग अंतर लिख दिए। लिखेंगे आप लोग शोर की तरफ, शोर एक अप्रिय एवं अवांछित ध्वनि है, यानी कि अप्रिय जो हम लोग को पसंद नहीं आता, ठीक है ना, एवं अवांछित ध्वनि बेकार ध्वनि है। संगीत में, संगीत ऐसी ध्वनि है जो मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अगला देखिए शोर में, शोर मशीनों, भीड़ एवं वाहनों के हॉर्न से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। संगीत में क्या लिखेगा, संगीत वाद्य यंत्र से उत्पन्न होता है। तो यही आपका था डिफरेंस। तो ये दो डिफरेंस दे दिया हम लोग दोनों तरफ। अब देखिए आपको क्या था, इसमें एक और सवाल था, चलिए देखते हैं उसका भी उत्तर हम लोग। तो देखिए उसका उत्तर तो यहाँ पे बताया नहीं गया, हम बता दें क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो आप लोग लिखिएगा क्या, हाँ, ठीक है ना। हाँ ये आपका उत्तर हो गया। हम समझा देते, लिखिएगा हाँ संगीत शोर बन सकता है जब संगीत को बहुत ऊंची आवाज में, बहुत ज्यादा आवाज में, ठीक है ना, गाया जाए तो वह शोर का रूप ले लेगा, ठीक है ना। या फिर लाउड बाजा जब बताते हैं उसको फुल वॉल्यूम देके बताइएगा तो वो शोर का रूप ले लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का क्या है, 9 में, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए। यानी कि आपके आसपास में जो ध्वनि प्रदूषित होता है किस कारण से होता है, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे ध्वनि प्रदूषित होता है उसको बताना है। तो चलिए आप लोग क्या लिखिएगा उत्तर में, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिया, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ठीक है ना। बहुत सारे स्रोत हैं। तो पहला में क्या है, वाहनों की आवाजें, ठीक है ना, जो हॉर्न बजता है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण है या स्रोत है। उसके बाद विस्फोट, लाउड स्पीकर, उसके बाद मशीन, उसके बाद भीड़, ठीक है ना, भीड़ भाड़ का वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है ना। तो ये सब लिख लिया, ये सब क्या है, स्रोत है, ध्वनि प्रदूषित करने के स्रोत।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए आपका क्या है 10 में, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। आपको वर्णन करना है कि ध्वनि जो प्रदूषित है वो मानव के लिए हानिकारक है किस प्रकार से, ठीक है ना, कैसे वो हम लोग के लिए हानिकारक है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग लिखिएगा इसका उत्तर। तो देखिए हम यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं, आप लोग लिखिएगा ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना, ठीक है ना, अनिद्रा, अति तनाव यानी कि टेंशन, ठीक है ना, चिंता तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। लगातार अधिक तेज ध्वनि सुनने से सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, यानी कि लगातार अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुनिएगा तो आपका सुनने का क्षमता में कमी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको धीरे से जो आवाज़ आएगा वो आपको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आशा करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए आपका 11 नंबर अब सवाल है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है ना। एक मकान सड़क के किनारे है, दूसरा जो मकान है वो सड़क से 3 गली छोड़कर है, ठीक है ना। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को पता है जो सड़क के 3 गली छोड़कर है उसको खरीदने का हम लोग सुझाव देंगे, ठीक है ना। अपने उत्तर का व्याख्या कीजिए, कैसे आप लोग व्याख्या कीजिएगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बहुत आसान है, कैसे लिखिएगा वो देखिए। हम अपने माता पिता को दूसरा मकान यानी कि जो सड़क से 3 गली छोड़ कर था दूसरा मकान खरीदने का सुझाव दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे शोर और प्रदूषण अधिक होगा, ठीक है ना। इसलिए हम वो मकान दूसरा मकान खरीदने के लिए कहेंगे जहाँ पर शोर और जो प्रदूषण है वो कम होगा, ठीक है ना, और सड़क के किनारे अधिक होगा, इसलिए हम दूसरा मकान खरीदने के लिए कहेंगे। तो आप लोग ये उत्तर में लिख सकते हैं ना, बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक उत्तर है, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है, उसका इसका जो कार्य है, ठीक है ना, किस तरह का ये फंक्शन करता है, इसका कार्य कैसे करता है, उसको अपने शब्दों में व्याख्या करना है। चलिए हम इसका भी उत्तर देखते हैं। तो देखिए आप लोग आइएगा पेज नंबर 126 पे, ठीक है ना। तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे 10.0 में मानवों के वाक्यांत्र, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। यही ना कर रहा था क्वेश्चन में, तो फिगर ये हो गया। अब किस तरह से काम करता है उसको भी हम लोग बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप फिगर बना दीजिएगा, इसका कार्य बोल रहा था, तो कार्य भी हम यही बुक में ही आपको दे देते। देखिए यहाँ पे यहाँ से लिखिएगा क्या है, वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनिक, ठीक है ना, तनित होते हैं मतलब टाइट होता है, ठीक है ना, इस तरह से तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बन जाती है। संकीर्ण मतलब बहुत पतला, ठीक है ना, झिरी बन जाती है। अब आगे क्या लिखेगा उसको भी देखिए आप लोग। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होती है, यानी कि उसमें कंपन होता है यानी वाइब्रेशन, कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बस यही तक लिखिएगा। बोला था इसका चित्र बनाना है और ध्वनि किस तरह से निकलता है, किस तरह से कार्य करता है उसको लिखना है। तो बस यहाँ से आप लोग लिखिएगा, ऊपर से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फिगर तो आपके बुक में है ही। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 13 में है, आकाश में तरित या क्या है, तरित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, ठीक है ना। हमें तरित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ठीक है ना। क्या आप इसका व्याख्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, तरित हमको पहले दिखाई क्यों देता है, ठीक है, क्या कर रहा है, हमें तरित पहले दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो चाल है वो तेज होता है, किससे? ध्वनि से, इसलिए हमको ध्वनि बाद में सुनाई देगा। अब प्रकाश का चाल तेज है तो हमारे पास जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बॉल को यहाँ से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कॉपी पे चलिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग उत्तर देख लीजिए, फिर हम आपको समझा भी देते हैं। क्या है, प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करती है, यही कारण है कि त्वरित पहले देखी जाती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। आपको पहले ही बता दिए कि प्रकाश का स्पीड ज़्यादा है इसलिए हमारे पास जल्दी पहुंच जाता है,
ठीक है ना। धोनी का स्पीड कम है इसलिए हमारे पास बाद में आता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है ना, एक आदमी इस बॉल को फेंक रहा है, इसको इस दीवार पर पहुंचाना है। एक और बॉल है, ये बॉल मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति मिनट के अब स्पीड से जा रहा है, और ये बॉल आपका 10 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले बोलेगा पहले ऊपर वाला बॉल पहुंचेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। उसी प्रकार जब प्रकाश का स्पीड ज़्यादा है तो वो हमारे पास जल्दी पहुंचता है, ध्वनि का स्पीड कम है वो हमारे पास देर से पहुंचता है। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज आपका सारा क्वेश्चन आंसर इस अध्याय का कंप्लीट हो गया। जो भी बच्चा हमसे इस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे एप्लीकेशन का, आप लोग उसको जाके एक बार जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया हम लोग, क्या लिखे यहाँ पे देखिए, माई ऐप नाम दिए SBM क्लासेज, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे खुल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पे ये सर्च मारेगा तो आपका आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को कमेंट में लिखना है दीप सर थे, इस तरह से दिल बना के पूरा एकदम लाल कलर में अच्छा से कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट क्लास आपको किस पे चाहिए। आप लोग इतना चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।